6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर एटम बम का हमला और हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का तारीख़ी इंतबाह। अबू नाइल। जुलाई 1945 के आखिर में अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया के लीडर जर्मनी में पोट्सडैम के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जमा थे। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। इटली और जर्मनी हथियार डाल चुके थे। अब सिर्फ जापान मैदान जंग में मौजूद था। फातेह अक़वाम के लीडर ये फैसला करने के लिए जमा हुए थे कि शिकस्त खुर्दा जर्मनी का इंतज़ाम कैसे करना है। दुनिया में उमूमी तौर पर यह इत्मीनान पाया जाता था कि दुनिया की तारीख की सबसे भयानक जंग, जिसमें करोड़ों इंसानों के खून से ज़मीन रंगीन हो गई, अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। उस वक्त जापान के कब्ज़े में बहुत से इलाके थे, लेकिन उसकी खस्ता हाल फ़िज़ाइया और बहरिया अब इस काबिल नहीं थी कि किसी और मुल्क के लिए ख़तरा बन सके। उसकी अफवाज में आखिर दम तक लड़ने की रिवायत मौजूद थी, लेकिन अब नविश्ते दीवार सबको नज़र आ रहा था। गो कि जर्मनी के खिलाफ जंग में सोवियत यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर शामिल हुआ था, लेकिन सोवियत यूनियन और जापान के दरमियान अदम जारहियत का मुआहिदा था। कई साल से जापान की फ़ौजें अमेरिका और बरतानिया की अफवाज से लड़ रही थीं, लेकिन जापान और सोवियत यूनियन के दरमियान ये मुआहिदा अब तक बरकरार था। चुनांचे खुफिया तौर पर जापान की हुकूमत सोवियत यूनियन की वसातत से जंग को बंद करने की कोशिशें कर रही थी। बच्चे तसल्ली बख्श तरीक पर पैदा हो गए। बहरहाल अब अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन के लीडर पोट्सडैम में सर जोड़कर बैठे थे ताकि मुस्तकबिल के लाहेमल का फैसला करें। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल स्टिम्सन अमेरिका के वफद में शामिल नहीं थे और अपने मुल्क में थे। 17 जुलाई को वो अचानक पोट्सडैम में बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल की आर्जी रिहाइशगाह में दाखिल हुए और उनके आगे एक कागज़ रखा जिस पर लिखा हुआ था, बच्चे तसल्ली बख्श तरीक से पैदा हो गए हैं। इस पैगाम का मतलब ये था कि एक रोज़ कबल अमेरिका में दुनिया के पहले एटम बम का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। अब इंसान के हाथ में दुनिया की तारीख का मौलिक तरीन हथियार आ चुका था। यह तजर्बा अमेरिका में न्यू मैक्सिको के मुकाम पर किया गया था। इस तजर्बाती एटम बम को ज़मीन से 100 फुट की बुलंदी पर नस्ब किया गया था। 10 मील तक तमाम इलाका खाली करा लिया गया था। 10 मील के फासले पर हिफाजती दीवारों के पीछे इस प्रोजेक्ट के साइंसदान मुंतज़िर थे। सबने धमाके के वक्त एक अजीम शोले को बुलंद होते हुए देखा। इसके मान बाद धुएं और गर्द की एक छतरी बुलंद हुई। तजर्बा कामयाब हो गया था। ये बम जहां भी गिरेगा ऐसी तबाही होगी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। उसी वक्त अमेरिका के सदर ट्रूमैन को खुफिया पैगाम के जरिए इत्तला दी गई और अगले रोज अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल तफसीली रिपोर्ट लेकर पोट्सडैम पहुंच गए। क्या एटम बम इस्तेमाल करने के बारे में इख्तिलाफ था? अब यह फैसला करना बाकी था कि इस हथियार को इस्तेमाल करना है कि रिवायती तरीक पर जंग जारी रखनी है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि उस वक्त विंस्टन चर्चिल बरतानिया के वज़ीर आज़म थे। चर्चिल ने कई जिल्दों पर मुश्तमिल दूसरी जंग अजीम की तारीख भी लिखी है। इस किताब की चौथी जिल्द 1953 में लिखी गई और इस जिल्द में जापान पर एटम बम गिराने के हालात बयान किए गए हैं और 1953 के साल में ही उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इस किताब में वो लिखते हैं कि इस बारे में कभी कोई दो राय नहीं थी कि ये बम जापान पर इस्तेमाल करके उन्हें जल्द हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा, और बकौल उनके इत्तेहादियों को उम्मीद थी कि एटम बम इस्तेमाल करने से जंग मुख्तसर होगी और निस्बतन कम जाने ज़ाया होंगी। और कामयाब तजर्बे से कबल 4 जुलाई को ही बरतानिया इसके इस्तेमाल पर अपनी रजामंदी दे चुका था। चर्चिल डब्ल्यू 1953 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉल्यूम 6 लंदन कैसल एंड कंपनी 1954 पेज 532 to 554।
صدر ٹرومین کا بیان۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چرچل بہت زور دے کر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تمام قائدین اس بات پر متفق تھے کہ یہ بم جاپان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ چرچل کی یہ کتاب 1953 میں لکھی گئی اور 1954 میں شائع ہوئی۔ اس کے ایک سال بعد اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین کی یادداشتیں ایئر آف ڈیسیژنز کے نام سے شائع ہوئیں۔ اس میں وہ بالکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صدر بنتے ہی ایک کمیٹی قائم کر دی تھی جو یہ فیصلہ کرے کہ اگر امریکہ ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اسے دشمن کے خلاف استعمال کیا جائے یا نہیں۔ اس کمیٹی میں وہ سائنسدان بھی شامل تھے جو ایٹم بم بنانے کے پروجیکٹ میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ 1 جون 1945 کو انہوں نے اپنی رپورٹ بھجوائی جس کے مطابق اس کمیٹی نے یہ تجویز دی تھی کہ اس ہتھیار کو جتنا جلدی ہو سکے دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے پہلے کوئی معین وارننگ نہ دی جائے۔ اگر دشمن کو تجرباتی طور پر کسی غیر آباد ٹارگٹ پر گرا کے دکھایا جائے کہ اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہوں گے تو اس سے جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو چرچل کی بات کی تائید ہوتی ہے، لیکن جب ایٹمی دھماکے کا کامیاب تجربہ ہو گیا اور اس بم کو استعمال کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کا مرحلہ آیا تو اس کے بارے میں ٹرومین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اہم عہدیداروں کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں آرمی کے جنرل بھی شامل تھے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا We reviewed our military strategy in light of this revolutionary development. We were not ready to make use of this weapon against the Japanese, although we did not know as yet what effect the new weapon might have, physically or psychologically, when used against the enemy. For that reason, the military advised that we go ahead with the existing military plans for the invasions of Japanese home islands. Truman H.S. 1955, Year of Decisions 1945, Great Britain 1955, Hodder and Stoughton, page 345 to 349. ترجمہ: اس انقلابی پیش رفت کی روشنی میں ہم نے اپنی جنگی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لیا۔ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ اگر دشمن کے خلاف استعمال کیا گیا تو اس ہتھیار کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے، اس لیے ہم اسے جاپان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے فوج نے یہی مشورہ دیا کہ ہم جاپان کے جزیروں پر قبضے کے لیے انہی منصوبوں پر عمل کریں جنہیں تیار کیا گیا تھا۔